गोरा रंग और फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ रफ़ीक खान एशियन कम रशियन ज़्यादा लगते थे। हाइट भी उनकी 6 फुट की थी। खानदानी ज़मींदारी वे उत्तर प्रदेश के एक गांव फतेहगंज में ही छोड़ आए थे। अब्बू अब रहे नहीं। उनकी ज़मींदारी अब छोटे भाई के ज़िम्मे थी। ज़मींदारी भी क्या कही जाए, वो दबदबा तो था नहीं। बस खेती किसानी, उपज, फसल, ट्रैक्टर, मवेशी यही बच गया था। अब्बू तो गांव में ही रचे बसे थे, लेकिन रफ़ीक उनकी ज़मींदारी के बल पर विदेशी डिग्रियां ले आए। रफ़ीक साहब विदेश में विदेशी आदाब कायदों और वहाँ की जहीन स्मार्ट लड़कियों के दीवाने बन बैठे। विदेश से पढ़कर आने के बाद नौकरी उन्हें कहीं जमी नहीं। गांव में तो और भी दिल ना लगा। लखनऊ आ गए, ज्वेलरी की दुकान शुरू की और रफ़ीक साहब के कॉमर्स के पुख्ते ज्ञान के चलते व्यापार विदेशों तक फैल गया। करोड़ों में व्यापार होने लगे। 27 की उम्र हो चुकी थी। अपनी बिरादरी में ऐसी लड़की जल्द मिली नहीं जो हूबहू वैसी हो जिसका ख्वाब वे देखते थे। पहली बीबी आ गई, उनकी भाभी की खाला की बेटी नाहिदा। कुछ शहर की डिग्रियां थीं। रफ़ीक भी मन मार कर मान गए। नाहिदा के साथ शादी के 8 साल पूरे होने को हुए। अब तक रफ़ीक साहब कुल जमा 3 बेटियों के बाप बनकर भी खुद को बेऔलाद ही समझते रहे। कारण था बेटा। उनका छोटा भाई 3 बेटों का बाप बन जहां मूंछों पर ताव दिए अकड़ा फिरता था। वे इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी लोगों की सहानुभूति का पात्र बन जाते। लोग बिना पूछे ही कई तरह के मशवरे दे जाते। कई तो बीवी को खिलाने की दवा या चूर्ण भी दे जाते। पर बेटा ना होना था और ना हुआ। बेटे का बाप कहलाने की रफ़ीक मियाँ की हसरतों का इनकी बुआ को भी खबर लग चुकी थी। बुआ की 3 बेटियां थी। बेचारी विधवा ने 2 का तो निकाह पढ़वा दिया था, मगर तीसरी सिरीन ने परेशानियां पड़ा रखी थी। बाप सी सांवली काया थी। लोग निगाह के मामले में घास भी नहीं डालते। बुआ अपनी सांवली बेटी की तस्वीर का जल्द फोटोशॉप करा कर पहुंच गई रफ़ीक साहब के पास। हफ्ते भर रहकर पहली बहू के कान बचा कर रफ़ीक मियाँ के कान से बेटे ना होने के ऐसे ऐसे अफसोस गिनाए। 2 जाग का यूं डर दिखाया। समाज की थू थू से ऐसा रूबरू कराया कि रफ़ीक साहब बेचैनी में हाँ कह गए। सिरीन भी आ गई। कुछ दिन रफ़ीक साहब ने सिरीन में दिल लगाने की कोशिश की, फिर स्वभाव से ज़्यादा मेल न खाने की वजह से अपने बिजनेस में व्यस्त हो गए। पहले तो दुखी थी, लेकिन सिरीन को कमज़ोर प्रतिद्वंदी के रूप में पाकर वह निश्चिंत हो गई थी। सिरीन की तबीयत को कुछ चनाना उलझने होने लगी। वह 5 साल तक माँ बनने की हाय तौबा में ही उलझी रही। आखिरकार डॉक्टरों ने बेटे की तो क्या, बच्चे जनने की ही उसकी उम्मीदों पर सवाल रख केस बंद कर दिया। रफ़ीक साहब सिर पीट कर रह गए। इन्हीं उदासियों के दिनों में एक शाम अशफाक मियाँ रफ़ीक साहब की शॉप पर आए। उनकी उम्र 50 के आसपास की थी, मगर लगता था जैसे घर परिवार और दिक्कतों की मार ने उन्हें समय से पहले ज़्यादा ही वृद्ध कर दिया था। अशफाक मियाँ ने 3 महीने पहले रफ़ीक मियाँ से 15 लाख के जेवर खरीदे थे। बात थी कि जिस पार्टी ने अशफाक मियाँ को माल का ऑर्डर दिया है, उसके माल खरीदते ही अशफाक मियाँ रफ़ीक साहब के पैसे चुका देंगे। 5 लाख अशफाक मियाँ ने दे रखे थे। बात हुई थी कि बाकी के पैसे 3 महीने पूरे होते ही ना चुका पाए तो अशफाक मियाँ के जेवर की दुकान रफ़ीक साहब के पास तब तक गिरवी हो जाएगी जब तक दुकान के जेवरों की खरीदी बिक्री के मुनाफे से उनका उधार ना चुकता हो जाए। अशफाक मियाँ शर्मिंदा होकर कह पड़े, रफ़ीक साहब, बाकी के 10 लाख के लिए कहीं रोशनी नहीं दिखती। पार्टी ऐन वक्त पर सौदे से मुकर गई। हमें इसकी कतई उम्मीद ना थी। बेटा हमारा महज 10 साल का है।
2 बेटियों की शादी करवा चुका हूँ, 2 अभी सिर पे हैं, ऊपर से आपका कर्जा। कृपया करके कोई ऐसी रकम तय करे कि हम भी जी लें, दुकान आकर देख ले। और एक बात थी, कैसे कहूँ, आप बुरा ना माने, एक गुजारिश थी। सुना है बेटे की ख्वाहिश में आप तीसरी शादी करना चाहते हैं। एक बार मेरी बेटी को भी देख सकते हैं। रफ़ीक ठहरे बड़े बिजनेसमैन। पलक झपकाते ही उन्होंने शतरंज की विशात पर सारी गोटियां बिठा ली। दिमाग में अशफाक मियाँ की तीसरी बेटी की तस्वीर आंकने की कोशिश की, मगर सिवा नाहिदा और शिरीन के चेहरे के कुछ ना उभरा। अशफाक मियाँ सतर्क से उन्हें देखते रहे। कल दुकान पर पहुंचने की बात कह रफ़ीक साहब ने उन्हें विदा कर दिया। दूसरे दिन मर्सिडीज कार जब अशफाक मियाँ की दुकान के दरवाजे पर आ रुकी तो दुकान पर अशफाक मियाँ नहीं थे। दोपहर का खाना खाने पास की गली में अपने घर में गए थे। अशफाक की तीसरी बेटी अब्बू की जगह पर बैठी थी। गजब की रंगत, बेमिसाल नैन नक्श, इस्लामी चाल चलन से अलग फुल स्लीव्स की फैशनेबल कुर्ती और जीन्स में दिखी। रफ़ीक को अंदर आते देख नजाकत के साथ वह मालिकाना कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बड़े सलीके से रफ़ीक साहब का स्वागत किया। अब्बू खाना खाने गए हैं, आपके बारे में बताया है, कुछ देर बैठिए, आते ही होंगे। रफ़ीक साहब लड़की के लाजवाब अंदाज, बेमिसाल खूबसूरती और मीठे बोलों से बस कायल होकर रह गए। अपनी चतुरता से रफ़ीक साहब समझ गए कि अशफाक ने उन्हें वक्त और मौका दिया है ताकि वे इस खुदा के नायाब हीरे को परख सके। रफ़ीक ने बैठते हुए पूछा, क्या नाम है आपका? सहाना। वाह, मौशकी सा नाम है, लगता है जैसे संगीत गूंज उठा हो। जी शुक्रिया, एक राग का नाम है, गाया बजाया जाता है। रफ़ीक मियाँ का रशिया मिजाज फिर से जैसे कब्र से उठाया हो बेहद खुश थे। कहा, बुरा ना माने सहाना, मैं एतबार नहीं कर पा रहा कि आप जन्नत से ज़मीं पर उतर आई हैं। और ये जीन्स टॉप। अशफाक मियाँ आपको इजाज़त देते हैं। सहाना को यद्यपि रफ़ीक मियाँ से उसकी शादी की बात का पता नहीं था, लेकिन ये दुकान को गिरवी रखने के लिए देखने आए हैं इतना पता था। वह थोड़ा घबराई, जाने क्या सोचे, क्या कहे जाए। इतने में कलाम नाश्ता और कॉफ़ी लाकर रफ़ीक के सामने रखते हुए बोला, हमारे चाचा बहुत ही खुले दिमाग के हैं। सहाना बीबी ऐसे तो 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाई, लेकिन अंग्रेजी का कोर्स करने के बाद अंग्रेजी में बातें भी खूब बढ़िया कर सकती हैं। बड़ी ही नेक दिल है सहाना भी। आप कौन? रफ़ीक मियाँ तीसरे की उपस्थिति से ज़रा नाराज़ हुए। सहाना ने बात संभाली, मेरे अब्बू की मदद करते हैं। कलाम नाम है इनका। ठीक है, मैं समझ गया। आपको कोई काम है तो देखो, मैं सहाना जी से पहचान खुद ही बना लूँगा। कलाम बड़ा ही खुददार, नेक दिल, शरीफ इंसान था। रफ़ीक की जलाहट भरी बातें सुन वह तुरंत वहाँ से हट गया। गरीबी में पले बड़े कलाम को सहाना के अब्बू अपने गांव से लाए थे कि काम सीख कर विधवा बीमार माँ को कुछ पैसे भेज पाएगा। पहले तो अशफाक चाचा के घर में ही आंगन के एक किनारे कलाम के लिए छोटा सा कमरा बनवा दिया गया था। धीरे धीरे चाचा की बेटियां बड़ी होती गईं। आने जाने वाले लोग बेटियों के बारे में कुछ भी बुरा कहें, इससे पहले ही कलाम ने दुकान से कुछ दूरी पर अपने लिए एक किराए का मकान ले लिया। अच्छे इंसान के साथ साथ कलाम अच्छा कारीगर भी था। सोना गलाते आग में तप कर कलाम तांबे सा दूसर हो गया था, मगर सहाना का मानना था कि कलाम के दिल का रंग दिन ब दिन निखर रहा था सोने सा। क्या पता वह सहाना की मूर्ति भी वसी हो। सहाना उससे 6 साल छोटी है। वह अभी 21 की है, पर जब वह बच्ची थी बड़ी चंचल थी। बाहर घूमने निकल जाना, अपने बचत के पैसे से क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश खरीदने घर वालों
को बिना बताए बाजार जाना। अब जब शाहाना बड़ी हो गई थी, जाने क्या उसके प्रति उसकी कमजोरी थी। वह अपने 7,000 की छोटी सी तनख्वाह से भी सारे खर्चे सही बिठाकर शाहाना के लिए कुछ ना कुछ उसकी पसंद का तोहफा ले ही आता। शाहाना कभी उसे शर्मा कर दिखाती, कभी अधिकार से, लेकिन कलाम खुद ही दूर रहता। उसे मालूम था चाचा के घर में वह कभी डाका नहीं डालेगा। शाहाना की 3 बहनें भी सुंदर हैं, पर शाहाना को जैसे अल्लाह ने फुर्सत से गढ़ा है, ब्याही गई तो बादशाह की बेगम बनेगी। कलाम अक्सर सोचता। रफ़ीक की नज़र शाहाना पर बंधी थी। शाहाना मन ही मन अब्बू के वापस आ जाने की दुआ कर रही थी। आखिर कब तक रफ़ीक की आशिक नज़र को संभाल पाए। अब्बू तो जैसे जानबूझकर समय काट रहे थे। शाहाना ने अब्बू को फ़ोन लगाया। अब्बू ने रफ़ीक साहब से बात करनी चाही। रफ़ीक के बोल फ़ोन पर कुछ ऐसे थे। मुझे मंजूर है। हाँ दोनों, आप आइए मेरे ऑफिस, कल बात करता हूँ। रफ़ीक साहब फ़ोन का रिसीवर शाहाना को थमाते हुए कहा। हीरे की अंगूठी दिखाओ। शाहाना ने एक से बढ़कर एक नगीने जड़े अंगूठी दिखाई। रफ़ीक ने कहा, एक चुनकर मुझे दो, जो मैं अपनी बीवी को भेंट कर सकूं। रुपए की फिक्र नहीं। शाहाना की नज़र को जो पसंद आई उसने उठाकर रफ़ीक को दी। रफ़ीक ने कहा, अपनी उंगली दो। शाहाना के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। क्या ये बस देखना चाहते हैं या कुछ और? या खुदा, कलाम पे मेरी सांसें अटकी। मुझे दौलत, रुतबे और हुस्न की चाहत नहीं। मेरा सजना संवरना सब तुम्हारे लिए कलाम। मुझे हीरा नहीं तुम चाहिए। मेरी दुआ कबूल करो खुदा। रफ़ीक साहब की भौहें तन गई। कहा, सोच क्या रही हो, उंगली बढ़ाओ। शाहाना ने यंत्रवत उंगली बढ़ा दी। रफ़ीक ने उसकी उंगली पकड़ हीरे की अंगूठी डाल कहा, अब इसे उतारना मत, तुम मेरी हो गई। शाहाना खौफजदा हो गई। अब्बू, वह अचानक बोल पड़ी, उनसे बात हो गई है, अब्बू की मर्जी से है यह। कहकर रफ़ीक उस पर एक रुमानी सी नज़र डाल दुकान से निकल गए। कलाम सोने पर चोट करता रहा, सिर नीचे किए हुए अपना काम करता रहा। सारी कयामत महीने भर में बदल चुकी थी। देखते देखते कलाम की आंखों के सामने अशफाक मियाँ ने रफ़ीक से शाहाना का निकाह पढ़वा दिया। मेहर की रकम भी रफ़ीक को ना के बराबर लगी। साथ अशफाक मियाँ के इतने सालों का जेवर का व्यवसाय रफ़ीक को गिरवी चला गया। कलाम ने अपने प्रेम के भविष्य का सच पहले ही जान रखा था। शाहाना की शादी में सबकी खातिरदारी में वह सबसे आगे रहा। शाहाना ने ज़िंदगी का सच कबूल लिया। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।